मेरी सेशन में, और ये सेशन होगा दरोगा का। दरोगा जो वैकेंसी आया हुआ है 1700 प्लस में, 1700 प्लस वैकेंसी है। इसके लिए हम लोग टेस्ट लेके आए हैं। टेस्ट नंबर 1 होगा दरोगा का यह, और इस टेस्ट में हम बात करेंगे दरोगा के तमाम पूछे गए सवालों के बारे में, कि जो सवाल पहले आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक सूचना दे दूं, 6 तारीख यानी 6 अक्टूबर 2025 यानी 2025 को एक ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है महाराजा हाता, गली नंबर 2। यहाँ पे मेरा कोचिंग है, कोचिंग का नाम जीके जीएस एकेडमी है, जीके जीएस एकेडमी आरा। आप गूगल पे सर्च मारना जीके जीएस आरा, तुरंत आपको मेरा एड्रेस पहले नंबर पे मेरा ही कोचिंग दिखाएगा आपको, तो आप वहां से कोचिंग में आ सकते हो 6 अक्टूबर से दोस्तों। और देखो, देर नहीं करना है, क्योंकि आज आपने देखा होगा बिहार पुलिस का रिजल्ट कल आउट हुआ है। और बिहार पुलिस के रिजल्ट में दोस्तों देखने को हमें मिला है कि जो बच्चे रेगुलर क्लास में अटेंड कर रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, उनका रिजल्ट हो रहा है। लेकिन जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, अपने सिलेबस को नहीं पूरा कर रहे हैं, इधर उधर से पढ़ रहे हैं, जहां तहां से कभी यहाँ पढ़ लिया, कभी वहां पढ़ लिया, कभी ऐसे पढ़ लिया, कभी वैसे पढ़ लिया, उनका रिजल्ट में दिक्कत हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को दरोगा में भी ऐसा सामना करना पड़े। तो प्लीज दरोगा के लिए आप अलर्ट हो जाइए, अभी से अलर्ट हो जाइए, और मैं आपको रिजल्ट दे के दिखाऊंगा। आप एक बार तैयार तो होइए, मैं रिजल्ट दे के दिखाऊंगा आपको। मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों, लगभग 8 ईयर से मैं इस काम में लगा हूं। आप एक बार ट्रस्ट कीजिए, मेरे मेरे बताए हुए रास्ते पर चल के देखिए, मैं रिजल्ट दे के दिखाऊंगा आपको। लेकिन फर्क बस यही पड़ता है कि हर बार आप जो है इधर उधर कूदते रहते हो, फांदते रहते हो, लास्ट में क्या हो, धराशायी हो जाते हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो आपके साथ। तो प्लीज अभी वक्त है, अभी से 4 महीना आपको पक्का पक्का मिलेगा, 4 महीना। तो प्लीज दरोगा में ऐसा गलती मत करना, क्योंकि दरोगा में इस बार देखो चुनाव है, दरोगा में थोड़ा सा अच्छा मेहनत कर दोगे, दरोगा बन जाओगे। दरोगा बन गए तो फिर बिहार में क्या ही कहना। तो चलिए इसी टोन के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो आज का सेशन हमारा ये होगा दोस्तों, कि इसके लिए मैं अभी दरोगा का जो ये टेस्ट 1 करा रहा हूँ, मेरा कोशिश तो यही रहेगा कि मैं 100 टेस्ट पूरा करूँ दरोगा का। लेकिन ये पहला टेस्ट है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस पहले टेस्ट के साथ। और रोज एक टेस्ट आएगा, कृपया करके आप मेहनत करके जैसे भी हो आप टेस्ट देखना, क्योंकि टेस्ट में एनालिसिस बहुत अच्छा रहता है। टेस्ट में एनालिसिस मिलेगा आपको। और आप एक बात ध्यान रखो यहाँ पे, कि किसी भी एग्जाम में बच्चों आप जा रहे हो, तो गेम वहाँ नॉलेज का नहीं है, वहाँ गेम क्वेश्चन का है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपका सही होगा, उतना ही बढ़िया रिजल्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेशन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? ऑप्शन में है ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो देखो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा अभी फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट नंबर पे है, जिसमें सबसे ज्यादा कोल रिजर्व इसके पास है। और सेकंड नंबर पे आएगा तुम्हारा झारखंड, इसके पास भी कोल रिजर्व है, झरिया। झारखंड में एक जगह है झरिया, वो कोयला के लिए फेमस है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में सिंगरौली में थोड़ा बहुत मिलेगा आपको, रानीगंज में। और छत्तीसगढ़ में आपको छत्तीसगढ़ में भी कोयला का भंडार मिलता है। लेकिन आप बस इतना ध्यान रख लो कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सबसे पहला स्थान उड़ीसा का होगा, और सेकंड नंबर पर झारखंड का होगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डिजिटल प्रशिक्षित प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया? अनावरण मतलब उद्घाटन होता है, इनॉग्रेशन होता है। तो कह रहा है डिजिटल परीक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य, ध्यान देना इस नाम को, एकलव्य। एकलव्य कौन था? एकलव्य कौन था? एकलव्य एक ऐसा छात्र था जिसने अपने गुरु के लिए अंगूठा दान में दे दिया था। तो मतलब एकदम से वो एकलव्य की कहानी ऐसी है कि एकलव्य एक छात्र था, अपने गुरु को अंगूठा दान में, जबकि उस गुरु ने उसको पढ़ाने से इनकार कर दिया था। तो इसको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। तो ध्यान रखना, एकलव्य एक भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है?
तो देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर बच्चों एक से अधिक द्वीप है। यहाँ पे 2 द्वीप ऐसा नाम दिया हुआ है जिसको मैं देख पा रहा हूँ, वो है एक खादिया वाटे वेट द्वीप, ये खादिया वेट द्वीप, और एक है आलिया बेट द्वीप। ये दोनों जो है, ये दोनों द्वीप जो है नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर स्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास एसडीजी नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान कौन सा, भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो इसका देखिएगा, इसमें आपका एक दिया है 60, 67, आपको ध्यान रखना है 67, इसका स्कोर कितना है 67। और इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो भारत का राज्य है, टोटल देखिए टोटल भारत का स्कोर इतना रहा है, लेकिन पहले नंबर पे जो राज्य है वो है केरल, ठीक है ना। और इसमें सबसे लास्ट जो राज्य मिला उसको वो है बिहार, है ना, बिहार। तो याद रखना, सबसे पहला केरल, सबसे लास्ट बिहार वाला है। और ऐसे ओवरऑल देखा जाए एसडीजी में तो इंडिया का रैंक जो है वो 67 है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की गई है? ये हाल ही में क्वेश्चन आया दोस्तों कि लाडला भाई योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये लाडला भाई योजना शुरू करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। याद रखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नाम लिखा है लाडला भाई योजना, लाडला भाई योजना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाडला भाई योजना महाराष्ट्र। हमारे लाडला कहाँ मिलेंगे बच्चों? रसगुल्लो लाडला कहाँ है? महाराष्ट्र में। सभी लाडलों के लिए कहाँ जाना है? महाराष्ट्र जाना है। याद ऐसे कर सकते हो तुम। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है चौथा। इसमें भारत का स्थान है चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। फायर पावर क्या होता है? इसमें रैंकिंग दी जाती है कि कौन जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसके आधार पर भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? शीर्ष स्थान पे देख लेते हैं। तो शीर्ष स्थान पे है अमेरिका, शीर्ष स्थान पे है अमेरिका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में 24 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? ध्यान देना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? 2, 3, 4, 5। सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 4। सही आंसर 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वो इस प्रकार हैं: मनु भास्कर भाकरन, हरप्रीत सिंह। मनु भाकरन शूटिंग से है। मनु भाकरन शूटिंग से है। उसके बाद हरप्रीत सिंह हॉकी से है। प्रवीणा कुमारी पैरा एथलेटिक्स है। और डॉक्टर गुकेश शतरंज से है। तो ये 4 खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पौध का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। इसका नाम है समुद्र प्रताप। पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषक नियंत्रक है। ठीक है, स्वदेशी सबसे बड़ा ध्यान रखना, स्वदेशी। जो चीज में स्वदेशी लग जाए दोस्तों उसको बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि भारत इस समय अपने अग्रणी स्थिति में पहुंच रहा है। हर चीज अपने सेल्फ डिपेंड पे काम कर रहा है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा विकास कर लें। तो ऐसे क्वेश्चनों पे आपको ध्यान रखना है। आइए अब देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। 9 नंबर देखते हैं। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये है इसका आंसर। देखेंगे पहले क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं बढ़िया से। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग
के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिनेश सक्लवालिया, दिनेश महेश्वरी, सलीम पारेख और ऋतुराज अवस्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश महेश्वरी। सही आंसर दिनेश महेश्वरी, बी नंबर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर इधर है, तो देख लेते हैं इधर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की सबसे पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई है? ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। ये ध्यान देखना, दुनिया में पहली, ये देखना वर्ल्ड में पहला, दुनिया में पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई है। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है, इसमें जो दुनिया का सबसे जो है ब्लैक टाइगर सफारी स्थापना करने की बात की गई है। ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में है दोस्तों। कहाँ है? ओडिशा में है। ये ध्यान रखना, सिमलीपाल ओडिशा में है और यहीं पर बनेगा ब्लैक टाइगर सफारी। आई होप आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? वन एवं वृक्षावरण है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है कि भारत में कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वृक्ष लगे हुए हैं और वृक्षावरण यानी लगाए जा चुके हैं। तो ये क्षेत्र हो जाएगा, अगर परसेंटेज में हम देखेंगे दोस्तों, तो 25.71%। कितना हो जाएगा? 25.71%। अच्छा, सबसे ज्यादा वृक्षादित जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन कहाँ है हमारे अभी भारत में? तो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा सघन वन कहाँ है? सघन वन कहाँ है? तो है मिजोरम। मिजोरम याद रखोगे। तो चलो आगे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो मैथ पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर हम जीके जीएस नहीं खत्म कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिपोर्ट भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया? ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये देखिए, पहला ऑप्शन होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, एक ध्यान देना है यहाँ पे। एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों, यहाँ ध्यान देना, राजनीतिक दलों एक पॉइंट हुआ, के संगठित चुनाव कराने और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारत चुनाव आयोग के द्वारा, भारत के महान्यायवादी। देखो, सारा जो है राजनीतिक दलों का जो भी काम होता है, चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को खत्म करना, ये सारा काम होता है भारत के चुनाव आयोग का। तो ये कौन आदेश देगा? चुनाव आयोग दे सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ड्रेकेंसबर्ग, तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है? बगलिहार डैम याद रखना, बगलिहार डैम, पाकिस्तान को इससे पानी जाता है और इससे क्या कर दिया? रोक दिया। तो ये कौन सा है? चिनाब नदी पे बना है दोस्तों। चिनाब किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक नदी है चिनाब। सिंधु 5 नदियों से मिलकर बना है, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 नदियों में एक नदी है चिनाब और उसी बना है बगलिहार डैम। याद रहेगा बगलिहार, याद रखना, ब से बगली और च से चिनाब। चबेनी कहाँ रखना है? बगली में, बगलिहार डैम। चबेनी बगली में रख लेना, याद हो जाएगा। चबेनी खाते हो ना आप लोग? पहले
अभी भी बहुत सारे गांव में लोग बोलते हैं, वो भूजा को छबेनी बोलते हैं। आई थिंक आपको पता होगा, जिनको पता हो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पे। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? वह आध्यात्मिक नेता थे, अर्थशास्त्री थे, योग गुरु थे, लेखक थे। तो वे क्या थे? योग्य गुरु थे दोस्तों, योग्य गुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पे स्विच करेंगे दोस्तों। देखिए हम लोग जिन क्वेश्चन पे थोड़ा समय देना होगा देंगे, जो क्वेश्चन ऐसे होंगे तो उनको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। लक्कुड़ी स्मारक, लक्कुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ऑप्शन दिया है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ये आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यानी कर्नाटक में क्या है? लकुड्डी स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, जिसे यूनेस्को में इसको शामिल करने की सूची में रखा गया था। तो याद रखना लकुंडी स्मारक, लकुंडी स्मारक। आगे चलेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है 18 नंबर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 25-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? कह रहा है कि ओम बिरला ने 25-26 में किसे प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा संजय जायसवाल। आई थिंक आप याद रखोगे इसको, संजय जायसवाल। जैसे VVI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है पूछ दे कि 25-26 के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष को चुनाव या अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अभी कौन है वर्तमान में? ओम बिरला साहब, ओम बिरला। अगला 19 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको नगर निगम कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं, नगर परिषद कहते हैं, या छावनी बोर्ड कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बच्चों नगर परिषद। हम क्या कहते हैं? नगर परिषद। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला कथन है उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। दूसरा है उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है। उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, नहीं, उसे राज्य सरकार का मनोनयन किया जाता है, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ग्राम पंचायत सचिव का चुनाव नहीं होता दोस्तों। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। ठीक बात है, ठीक लग रहा है ना? संसद में हमें अपने मनोनयन प्रतिनिधित्वों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। फिर से इसको पढ़ते हैं। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो इसका सही आंसर हमको बस एक ही लग रहा है, केवल एक लग रहा है, क्योंकि ये बहुत सही बात है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, बिल्कुल सही है। लेकिन संसद में हमें मनोनीत प्रतिनिधि नहीं, संसद में हमें चुनाव भी तो होता है ना दोस्तों। माध्यम एक ही थोड़ी है, मतलब अगर एलएस में जाना है तो प्रत्यक्ष चुनाव होगा, और राज्यसभा में आप जा रहे हो तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो
तो दोनों प्रक्रिया है ना, यहाँ मनोनयन तो केवल राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में करता है, और लोकसभा में भी 2 जो सदस्य को मनोनयन करता था उसे भी तो खत्म कर दिया गया है अब। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। ये देखो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ना, उस बात को समझेंगे तो हमें वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि मामला क्या सही लग रहा है। अगला, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित होने के कारण, पहला ये था। दूसरा देखेंगे, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने के लिए, ठीक है। अगला देखेंगे, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण से फैसले पर निर्णय देने के लिए। तो यही सही है दोस्तों, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का आरक्षण का निर्णय, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का निर्णय देने के लिए, यानी बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। इंदिरा साहनी का संबंध सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की आरक्षण पर निर्णय देने के लिए हुआ था। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरोध जारी किया जाता है? न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसी नागरिक के विरुद्ध, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध, नीचे के न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध, उपरोक्त में से सभी के विरुद्ध। तो सामाजिक पदाधिकारी के विरुद्ध, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखेंगे, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 32। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनुच्छेद 21 यहाँ पे आपको मिलेगा। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या देता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो जो अनुच्छेद 21 है इसमें है। अच्छा, अनुच्छेद 32 क्या करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। संविधान के तहत या संविधान की कोई अवहेलना करे, आपका मौलिक अधिकार के बारे में कोई गड़बड़ कर सकता है, कोई संस्थान आपकी मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करे, तो आपको 32 के थ्रू संरक्षण प्रदान किया गया है। 20 है अपराधों में दोष सिद्ध होने पर, और 22 आपको कुछ दशाओं में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही प्राण और दैहिक, यहाँ ध्यान रखना प्राण और दैहिक लिखा हुआ है, और प्राण और दैहिक 21 आर्टिकल से संबंधित है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। तो चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग स्विच करते हैं। तो देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ध्यान देना, यहां बोला है विधानसभा। क्या बोला है? विधानसभा। विधानसभा कहां होता है पहले ये आप ध्यान कर लेना। तो विधानसभा क्या होगा? राज्यों में होगा, राज्यों में होगा। लोकसभा कहां होता है? देश में होता है, और ये राज्यों में होता है। तो कह रहा है विधानसभा के सदस्य डैश हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आपको क्या लग रहा है? अरे विधानसभा का हम लोग चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों, और हम विधायकों को चुनते हैं। तो जब हम विधायकों को चुनते हैं तो ये कैसा चुनाव हुआ? प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। और प्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लिया? जनता ने भाग लिया। तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं विधानसभा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आइए हम कथनों पर विचार करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अच्छा, ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो देखेंगे इसमें क्या होगा। 26 नंबर में, 26 नंबर का हम देखेंगे तो यहाँ पे 26 नंबर में दूसरा जो ऑप्शन दे रहा है, दूसरा जो ऑप्शन दे रहा है
उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हमको लग रहा है, फिर भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो ये तो एकदम सही बात है। लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं होता। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो ये इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों हो सकता है, दोनों होगा, सी नंबर होगा इसका सही आंसर। अब व्याख्या में आपको समझा देता हूं, ये तो बात आप संतुष्ट होंगे। तो मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होने का कथन सत्य है। ये भी सही है दोस्तों, केवल और केवल मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं होता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप जो लगा पाए इसको। स्वतंत्र भारत में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? राजकुमार अमृत कौर, जॉन मथाई, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो एलिमिनेशन कैसे सीखोगे आप, एलिमिनेशन कैसे सीखोगे? देखो जॉन मथाई बिल्कुल नहीं, राजकुमार अमृत कौर बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजकुमार अमृत कौर कुछ और थी, वो हमारे लिए जाके यूएनओ में काम करती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तो बिल्कुल नहीं थे। तो बचे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विदेश मंत्री जो बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे, और फिर बाद में क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। अगला, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें और इसमें देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है। इसमें मैचिंग करना है हम लोग को, तो आइए मैचिंग करते हैं। थोड़ा सा मैं बोर्ड इसको साफ कर लूँ, बहुत सारा गंदा हो गया है, तो 1 मिनट टाइम दीजिएगा मेरे को, ताकि मैचिंग करूँ तो आपको पता चले, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे, तो पहला दिया है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ का होगा 2 नंबर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ से कौन संबंधित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरा है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और स्वतंत्र पार्टी वो है के एम मुंशी। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा बी नंबर, ए का 2, बी का 3, सी का 1। ठीक है, आई थिंक आप यहाँ क्लियर हो गए होंगे। आगे चलेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु जनित रोग, विषाणु जनित बोल रहा है, तो विषाणु जनित रोग है? हैजा, मलेरिया, पोलियो और उपयुक्त सभी। तो यहां पे हम देखेंगे कौन सा विषाणु जनित है। तो देखिए हैजा, मलेरिया ये मच्छर से होता है दोस्तों, ये मच्छर से। और ये हैजा भी गंदा खाना खाने से, पानी पीने से हो सकता है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आगे चलेंगे। प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया था? लेमार्क, डार्विन, मेंडल, लेमार्क, डार्विन, मेंडल और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा डार्विन। इसका सही आंसर है डार्विन। तो नेचुरल जो है अवधारणा, नेचुरल सिलेक्शन की प्रस्तुति डार्विन ने किया था। आगे चलेंगे, मानव शरीर में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहां से होती है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, ये अगर रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, जनन पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि जो है ये कैसे होता है। तो देखिए, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? गर्भाशय से? बिल्कुल नहीं, अंडाशय से। अंडाशय एक प्रोसेस है, ये शुरू वाला प्रोसेस है। जब स्पर्म जब फर्टिलाइज करता है, ओवरी के अंदर जाता है, वहां पे अंडाशय की प्रक्रिया होती है। योनि में भी नहीं होता, ये होता है डिबाहिका फॉलोपियन ट्यूब में होता है, डिबाहिका नालिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विबाहिका नालिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैल्यूपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैल्यूपियन ट्यूब। यहां पे जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। आगे चलेंगे, लैंगरहेंस दीपकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन को स्रावित करती हैं? ये तो मैंने सीधे क्लास में पढ़ाया हुआ है दोस्तों। मेरे जो छात्र हैं वो बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना दोस्तों। मैंने आपको ये सीधे क्वेश्चन लिखवाया है, डायरेक्ट लिखवाया है। और देखो यहाँ पूछ दिया,
लैंगर हिल्स दीपिकाओं में पाई जाने वाले बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्रावण करती हैं? ये इंसुलिन का स्रावण करती हैं। किसकी स्रावण करती हैं? इंसुलिन की स्रावण करती हैं। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि इसका जवाब सब लोग देंगे। इसका जवाब सब लोग देंगे। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, स्टार कर देता हूं, स्टार स्टार स्टार। आप लोग इसका जवाब देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। जब पादप कोशिकाओं में पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? अगला पहला ऑप्शन देखते हैं। परासरभ्य होता है, अंतः शोषण होता है, या जीव द्रव्य कुंचन होता है, या वाष्पोत्सर्जन होता है? इसका सही आंसर है जीव द्रव्य कुंचन होगा। इसको हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइसिस होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। बायोलॉजी का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। जो बच्चे बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बिना बायोलॉजी दरोगा का सपना देखना सार्थक नहीं होगा दोस्तों। अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है तो कृपया अभी भी वक्त है, बायोलॉजी को एक बार पढ़ लीजिए। और नहीं तो फिर मैं आपको बताया ही हूं कि आप जो है मेरे द्वारा ऑफलाइन क्लास 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहा है। आरा में, पता है महाराजा हाता गली नंबर 2। तो यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं और डेमो क्लास 1-2 दिन ले सकते हैं और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है। चलिए हम लोग समय ना व्यस्त बर्बाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि सुमिलित करना है क्लोरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 35। तो 35 का हम देखेंगे क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी होता है हरे शैवाल में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है क्लोरोफाइसी रेडोफाइसी। रेडोफाइसी लाल शैवाल में होता है। फ्रायोफाइसी जो है भूरे शैवाल में होता है। ब्रायोफाइट जो होता है वो लिवर्ट्स में होता है। तो इस तरह से हमारे पास बी नंबर सही है, 2 3 1 4। आगे चलेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में कराया है। फिजिक्स में अभी हाल ही में क्लास में हुआ था फिजिक्स में क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने कराया था कि नहीं कराया था। किस तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ऐसे विलयन निम्नलिखित में से संतृप्त विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त विलयन कहलाते हैं। मतलब सेचुरेटेड है वो, अब जिस हद तक वो जा सकता है चला गया है, संतृप्त हो गया है, संपूर्ण हो गया है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। उनकी परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। सही बात है, एकदम सही बात है, पहला वाला ही सही है। अगला, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील
अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो अभिक्रियाशीलता वाला युग्म गोल्ड और मार्कस, सोडियम, पोटेशियम और गोल्ड। तो इसमें आप देखेंगे पोटेशियम और गोल्ड, बिल्कुल पोटेशियम और गोल्ड होगा, क्योंकि पोटेशियम और गोल्ड सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। आगे चलेंगे। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्य सामान्य होगा, कम होगा, बढ़ता है, आवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आइए इसका हम देख लेते हैं आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजीरियम की ओर जाएंगे तो बढ़ता है दोस्तों, तो बढ़ेगा ना लिथियम से सीजीरियम, क्योंकि लिथियम का सबसे कम होता है ना। देखिए ऐसे होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो लिथियम से सबसे पहले आएगा, हम लास्ट तक जाएंगे तो बढ़ेगा ही ना। तो ये इस तरह से होगा। अब चलेंगे, अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 41। स्थिर आपातकाल, स्थिर आपातकाल पर किस निश्चित मात्रा वाले गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपातिक होता है? यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम, वायलन का नियम, गे लुकेस का नियम। गे लुकेस का नियम है ये। तो ये है गे लुकेस का नियम। आगे चलेंगे। न्यूटन का, थोड़ा मैं यहां साफ कर लेता हूं, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो आइए देख लेते हैं। दूसरा नियम आप लोग शायद जानते भी होंगे, 10th में पढ़ने को मिला होगा ये। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? दो पारस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। यह समझाने में सहायता, दूसरा ऑप्शन कह रहा है, यह समझाने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर हमको ये लग रहा है कि यह समझाने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये देखिए, पता है, घुमा के दिया हुआ है। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कहता है? न्यूटन का दूसरा गति नियम बल के प्रभावों को समझाने की सहायता। न्यूटन के दूसरे गति व्यंजन को पदार्थ किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो इस बात को क्या कह रहा है कि मतलब अगर हम किसी चीज पे बल लगाएंगे तो उसी हिसाब से वो भी बल हमें लगाता है। मतलब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, अगर उसमें परिवर्तन हुआ पर आरोपित बल की समानुपातिक होता है। मतलब जिस रफ्तार से हम बल लगाएंगे उसी रफ्तार से उस वस्तु में परिवर्तन आएगा। समझे बात को? अगर जैसे मतलब अगर 4 लोग किसी एक गाड़ी को धक्का दे रहे हैं तो उसी रफ्तार में बढ़ेगा, लेकिन अगर उसी गाड़ी को 20 लोग धक्का देंगे तो वो उस रफ्तार में बढ़ सकता है। समझ रहे हो? तो यह समझाने में सहायता करता है कि वस्तु की गति किस प्रकार का प्रभावित करता है। तो समझ गए होंगे आगे चलेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। बैरोमीटर को वायुमंडल दाब मापते हुए प्रयुक्त किस किया जाता है? ऊंचाई मापते हुए ऊंचाई ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। द्रवों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। और मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4, क्योंकि देखो बैरोमीटर जो है वायुमंडल का दाब प्रयुक्त माना जाता है, ये तो माना ही जाता है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये दोनों के लिए होता है। मौसम के लिए भी यूज होता है बैरोमीटर, और वायुमंडल का भी, क्योंकि देखो वायुमंडल से क्या जुड़ा है? मौसम भी तो जुड़ा है ना, आपको पता ही होना चाहिए। आगे चलेंगे दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि जो है वो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है।
ये इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अगला थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष में निर्माण में भूमिका निभाती है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण या उपयुक्त सभी? देखिए, इंद्रधनुष में अपवर्तन होता है, ये भी होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। विक्षेपण भी होगा, तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। यहाँ पे वो घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान बढ़ेगा तो धातु में क्या बढ़ेगा? वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध पर क्या बढ़ता है, बढ़ने लगेगा वो। हाँ, ये सिंपल सा लॉजिक है। अगला, पानी का हिमांक, क्वेश्चन है पानी का हिमांक क्या है? हिमांक बिंदु क्या होता है? 40 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट और 40 फ़ारेनहाइट, 42 फ़ारेनहाइट, 34 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। क्यों 32 फ़ारेनहाइट होता है? देखो, ये सेल्सियस लिखूं, इधर फ़ारेनहाइट लिखूं, इधर केल्विन लिखूं, तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री के बराबर है और ये 210 केल्विन के बराबर है। समझ रहे हो आप बात? तो मतलब इस तरह से है। तो आप ऐसे याद रख लो कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 32 होगा। तो देखो कह रहा है पानी का हिमांक बिंदु, तो पानी 0 डिग्री पे जमने लगता है, तो 0 डिग्री पे कब जमेगा? फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो 32 अगर फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर हो जाएगा तो वो जमना शुरू हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, किलाउंजा ज्वालामुखी किलाउंज ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? हवाई द्वीप पे है सर। ये दोस्तों हवाई द्वीप पे है। कहाँ है? हवाई द्वीप पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई? 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण। आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? अग्रगामी का मतलब होता है शुरुआत करने वाला था। तो नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, उल्लान विद्रोह और पावना विद्रोह। इसका सही आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सबसे पहले 1857 में मतलब शुरू इन्होंने ही किया था। सन्यासी विद्रोह कब से? 1763 में शुरू हुआ था दोस्तों, 1763 में। और कब तक चला था? 1800 तक चला था। तो इस तरह से आप देखेंगे 1857 बहुत बाद में आएगा, 1763 पहले ही आ गया था। ये लोग पहले ही सन्यासी लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन एंजॉय करिए आप। तो ये होगा एक टेस्ट को मैं दो सेट में कराऊंगा, तो सेट 1 हो गया ये, और सेट 2 जो है वो भी आ जाएगा। सेट 2 में 50 क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है पूरा कवर करेंगे।